अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। हमारे इस चैनल पे एक प्ले लिस्ट है हिस्ट्री ऑफ ज्यूडाइज़म, और इस प्ले लिस्ट में ज्यूइश रिलीजन और ज्यूइश हिस्ट्री पे आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हमने अश्केनाज़ी ज्यूज़ पे भी वीडियो बनाई है, सिफारदिक ज्यूज़ पे भी वीडियो बनाई है, और इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की हमारी वीडियो ऐसे यहूदियों के मुतल्लिक है जो कि यूरोपियंस या अफ्रीकन्स में मिक्स हुए बगैर कदीम बनी इसराइल की प्योर नस्ल है। इनको मिज़राही ज्यूज़ कहा जाता है। अश्केनाज़ी ज्यूज़ और सिफारदिक ज्यूज़, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनके फीचर्स से ही हमें पता चल जाता है कि ये लोग यहूदी हैं। अश्केनाज़ी ज्यूज़ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इनका डीएनए ज्यूज़ के साथ मिलता ही नहीं है, लेकिन आज के दौर में सबसे ताकतवर यहूदी अश्केनाज़ी ही हैं, जो कि दुनिया की इकोनॉमी को और दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरे यहूदी सिफारदी हैं, जो कि स्पेनिश ज्यूज़ भी कहलाते हैं। ये भी अपने फीचर से जाने पहचाने हैं, लेकिन मिज़राही ज्यूज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी तादाद भी बहुत थोड़ी है। इन ज्यूज़ को अगर देखा जाए तो ये मिडिल ईस्ट में रहने वाली बाकी कौमों के साथ मिलते जुलते लोग हैं। मिज़राही ज्यूज़ को हिब्रू लैंग्वेज में यहूदा मिज़राह कहा जाता है। मिज़राही ज्यूज़ ही वो नस्ल है जो कदीम बनी इसराइल की असल नस्ल मिडिल ईस्ट में अभी भी मौजूद है। लफ्ज़ मिज़राही का मतलब है ईस्टर्न या मशरकी, यानी जब स्टेट ऑफ इज़राइल बनी थी तो जो मिडल ईस्ट में रहने वाले यहूदी थे उनको मिज़राही ज्यूज़ का डेजिग्नेशन दिया गया। मिज़राही यहूदी यमन, इराक, तुर्की, लीबिया, सीरिया, लेबनान और कुर्दिस्तान वगैरह के इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा ईरान और मिस्र में भी इनकी आबादी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि जब स्टेट ऑफ इज़राइल का क़याम 1948 में अमल में लाया गया तो मिडिल ईस्ट के इन इलाकों में रहने वाले यहूदियों को सिर्फ यहूदी ही कहा जाता था। मिज़राही की टर्म इनके साथ नहीं लगाई जाती थी, और ये खुद भी खुद को ज्यूइश या यहूदी ही कहा करते थे। मिज़राही ज्यूज़ के जो फीचर्स हैं या जो इनके रस्म व रिवाज हैं वो ज़्यादा सिफारदिक ज्यूज़ के साथ मिलते हैं, क्योंकि सिफारदी यहूदी जो थे वो स्पेन के रहने वाले थे, मुसलमानों के अंदलुस में रहने वाले थे और यहीं से हिजरत करके स्पेन पहुँचे थे। लेकिन अश्केनाज़ी जो कि यूरोपियन ज्यूज़ भी कहलाते हैं, उनके साथ मिज़राही ज्यूज़ की ना तो रिवायात मिलती हैं और ना ही शक्ल सूरत मिलती है। अगर बात की जाए मिज़राही यहूदियों की इन इलाकों में हिजरत की, तो बेबीलोनियन कैप्टिविटी, जब नेबुकदनेज़र ने यानी वक़्तुन-नसर ने इज़राइल पर हमला किया था और बहुत सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबुल लेकर गया था, और इसी जंग के दौरान बहुत सारे यहूदियों ने आसपास के इलाकों में हिजरत की, और इस हिजरत के नतीजे में नॉर्थ अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में इन लोगों ने अपनी कम्युनिटीज़ बना ली। और जब नॉर्थ अफ्रीका मुसलमानों के पास चला गया और मुसलमानों ने वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बना ली, तो यही यहूदी जिनको आजकल मिज़राही कहा जाता है, ये मुसलमानों के साथ उनकी कम्युनिटीज़ में रहा करते थे। और इसी बेबीलोनियन कैप्टिविटी के दौरान बहुत सारे यहूदी यमन, ईरान और तुर्की के इलाकों की तरफ भी भाग गए थे। यानी इन मुल्कों में रहने वाले यहूदी सदियों से ही वहाँ पर रह रहे हैं। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के इलाकों में जब 7वीं सदी के बाद इस्लाम फैलना शुरू हो गया तो वहाँ पर रहने वाले जो यहूदी थे वो अहलो ज़िम्मा कहलाए, यानी ज़िम्मी। ज़िम्मी का मतलब ये होता है कि वो लोग जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ और मुस्लिम स्टेट्स में रहते हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं होते, और उन्हें एक ख़ास तरह का टैक्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए अदा करना होता है। और इन्हीं मिज़राही ज्यूज़ को मुस्लिम स्टेट्स में अहलुल किताब भी कहा जाता था। अरबों और यहूदियों के दरमियान जो हिस्टोरिकल किनशिप थी, उस वजह से और उस पुराने रिश्ते की वजह से मुस्लिम स्टेट्स के अंडर यहूदियों ने अपने रिलीजन को बड़ी ही फ्रीडम के साथ प्रैक्टिस किया। और सिर्फ रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इजाज़त ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने सोसाइटी में भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इन इलाकों में मुसलमानों और यहूदियों की जो हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस थी, उसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं, और इनका नतीजा यही निकलता है कि हिस्टोरिकल और जेनेटिक किनशिप जो दोनों कौमों के दरमियान थी, दरअसल यही वो वजह थी कि जो दोनों कौमों को कनेक्ट करके रखती थी। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में जब मुसलमानों के रूल के अंडर यहूदी रह रहे थे तो वो सोसाइटी में अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी कायम किए हुए थे। उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज को अपनाया और अपना लिटरेचर अरेबिक लैंग्वेज में लिखा। बहुत सारी रिवायात और ट्रेडिशंस अरबों से भी ली, लेकिन फिर भी यहूदी उन कम्युनिटीज़ में अपनी अलग आइडेंटिटी बरकरार रखे हुए थे। अगर मिज़राही ज्यूज़ की ज़ुबान के बारे में बात की जाए तो इन लोगों की ज़ुबान अरामिक है, यानी अरामिक वो ज़ुबान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोला करते थे।
اور اریمک ہی وہ زبان ہے جس میں بہت سارا جیوش لٹریچر بھی لکھا ہوا ہے، جس میں تلمود بھی آ جاتی ہے، زہار کی کتاب بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تورات کی تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ بھی ہیبرو یعنی عبرانی اور ارامی زبانوں کا مکسچر ہے۔ اس کے علاوہ مزراحی جیوز عربک بھی بولتے ہیں۔ یمن میں رہنے والے لوگ، سیریا میں رہنے والے لوگ اور نارتھ افریقہ اور ایجپٹ میں رہنے والے لوگ عربک بولتے ہیں۔ عربک اور اریمک بولنے کے علاوہ جو ایران میں جیوز رہتے ہیں وہ ایک جوڈیو پرشین لینگویج بولتے ہیں، جس میں ہیبرو اور پرشین لینگویج دونوں کا مکسچر نظر آتا ہے۔ مزراحی جیوز کے جینیٹکس کی اگر بات کی جائے تو ان لوگوں کو سب سے خالص ترین نسل کہا جاتا ہے، جو کہ قدیم بنی اسرائیل کی آج کے دور میں موجود ہے۔ مزراحی یہودیوں کے جب فیس کی فیچرز کو غور سے دیکھا جاتا ہے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ مڈل ایسٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر بات کی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو انہوں نے عراق کے علاقے سے ہجرت کی تھی اور فلسطین کو اپنا مسکن بنایا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگے چل کر ان کی جو نسل بڑھی عربوں میں اور یہودیوں میں، وہ دونوں ہی نسلیں مڈل ایسٹرن لوگوں سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اشکنازی جیوز یا سفاردک جیوز ان لوگوں کے فیچرز یورپینز کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اشکنازی جیوز کے بارے میں بہت ساری ایسی تھیریز بھی پائی جاتی ہیں جن میں ان کے یہودی ہونے پر ہی شک کیا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی شکل و صورت زیادہ تر یورپینز اور خاص طور پر جرمنز کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ اگر ہم مزراحی جیوز کو دیکھتے ہیں تو وہی اصل میں اسرائیلائٹس یعنی جو اصل بنی اسرائیل ہیں انہی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔